हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड को सीखेंगे, जो कि इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। ठीक है, और हम इस स्प्लिटिंग टर्म मेथड को सीखने से पहले हम यहाँ पर आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में भी बातचीत करेंगे। मैंने आपको जैसे कि 4.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में कहा था कि मैं ग्राफ के बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं इससे पहले की एक्सरसाइज और उसका सॉल्यूशन पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जा करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्प्लिटिंग टर्म मेथड को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इसका ग्राफ देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जो इसका ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला होता है। कुछ इस टाइप का होता है, जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो देखो, उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर नाम की एक क्या लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई क्या है? इसका आउटपुट। वाई क्या है? इस इक्वेशन का आउटपुट है, जो कि वाई एक्सिस पर लाई करता है, और एक्स की वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस पर लाई करती है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो, हम यहाँ पर 1/1 क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे एक्स की। ठीक है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन के लिए रखते थे हम एक्स को रखते थे तो वाई निकाल लेते थे, हम वाई को रखते थे तो एक्स निकाल लेते थे। हमें यहाँ पर केवल x की वैल्यू रखनी है और हमें केवल y की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पर केवल इसका आउटपुट निकालना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है कि पैराबोलिक आता है या नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पैराबोलिक ही आएगा। तो देखो, मैं यहाँ पर x की वैल्यू को सबसे पहले 0 लेता हूँ। तो जैसे मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरी 0 आ जाएगी। तो एक पॉइंट मिल गया मुझको 0,0। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो पॉइंट हो गया 1,1 हो जाएगा। जब मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? मेरी 4 आएगी। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो 1.2,4 हो गया। जब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा? 3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी, जो कि ये होगा 3,9। ऐसे ही हम निगेटिव में रखेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस 1-2 पॉइंट ही लिखेंगे। हम यहाँ पर सब 3 तक चले गए। अब निगेटिव में x इक्वल टू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो तो ये हो गया -1,1। x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y की वैल्यू फिर से 4 आएगी, -2,4। ठीक है, बस यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो, जब मैं x की वैल्यू -3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। तो एक पॉइंट हो गया -3,9। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो, जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 तक जा रही है। ठीक है, और जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 और यहाँ पर -3 तक जा रही है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो देखो, मैं जब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये होगी हमारी वाई एक्सिस और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर लाई करेगी, जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर केवल वाई की वैल्यू निकाली है। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखते गए, वाई की वैल्यू निकलती गई। ठीक है, हम यहाँ पर वाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लोग सोचो कि हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की निकाल लेंगे, फिर हम वाई की रखेंगे तो हम एक्स की निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, बस हमें यहाँ पर केवल x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू थी x की वो 3 तक गई थी और इधर -3 तक। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। और यहाँ पर -1, -2 और -3, और ये मैक्सिमम कहाँ तक गया? 9 तक। तो यहाँ पर हम दो का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, और इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखो,
यहाँ पर जब हमारे सबसे पहले 0 थी x की वैल्यू, तो हमारा पॉइंट क्या था 0,0 0,0 ये रहा। जब हमने वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो y 1 आया, तो दूसरा पॉइंट क्या है 1,1 1 यहाँ पर कहीं को लाई करेगा, ये यहाँ पर ले लो 1,1 ले लो आप, ठीक है। जब हमने 2 रखी तो वैल्यू क्या मिली 4 मिली, यहाँ पर रख लो, तो यहाँ पर 2,4 मिली, क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू में 4 मिली। जब हमने x को 3 रखा तो y की वैल्यू हमें 9 मिली, यहाँ पर कहीं को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं को 3,9 वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जब हमने यहाँ पर -1 रखी तो हमें -1,1 मिली, ठीक है। इसको यहाँ पर रिलेट कर लो, -1,1 पॉइंट ही हो गया। जब हमने 2 रखी माइनस की तो -2,4 पॉइंट मिला। जब हमने -3 रखा तो यहाँ पर -3,9 मिला। तो देखो जब मैं इनको पॉइंट को मिलाऊंगा, ठीक है, इस पॉइंट इसको मैं थोड़ा इधर को कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा ग्राफ सही बन जाए, ठीक है। इसको पॉइंट को थोड़ा इधर को ले लेना। तो देखो यहाँ पर जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से गुजरते हुए, तो क्या बनेगा, एक पैराबोला बना। क्या बना, ये एक पैराबोला बना, जो कि एक पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। ये पेन खत्म हो गया, 1 मिनट। हाँ देखो ये हमारा क्या है, पैराबोलिक ग्राफ बना। तो इसीलिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनका जो ग्राफ होता है ये आपका पैराबोलिक होता है। ये तो आपका अपर पैराबोलिक ग्राफ है। इसके अदर टाइप भी है जो कि आप क्लास 11वीं में पढ़ोगे। एक तो ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ आपका इसका लोअर भी होता है, एक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है जो कि ओरिजिन से ही पास करता है, और एक ग्राफ आपका ये भी होता है। तो ये 4 टाइप के ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो यही था इसके ग्राफ का इंट्रोडक्शन। अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को देखते हैं। स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, इनफैक्ट मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड, ठीक है। देखो वैसे इस मेथड को मैं चैप्टर नंबर 2 में समझा चुका हूँ, ठीक है। वैसे लेकिन ये एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो हम यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प में यहाँ पर समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने 6x² - x - 2 = 0, ठीक है। मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन या फिर कह दो रूट या फिर इसका 0, ठीक है। 0 क्या होता है, जो कि इस इक्वेशन में या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू या फिर किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को या फिर उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम x की जो इसका 0 रखेंगे x की जगह, तो वो इसको 0 कर देगा, यानी कि इस 0 के इक्वल वैल्यू ले आएगा। इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म होती है, एक तो x² वाली, एक x वाली और एक हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। हमें इसमें करना होता है फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर करना क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है इसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करनी होती है, या फिर वेरिएबल का जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, चाहे वो x की फॉर्म में हो, चाहे वो x की वेरिएबल की हो, किसी भी वेरिएबल की हो। यहाँ पर जरूर नहीं है कि वेरिएबल x ही होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसकी स्क्वायर की कोफिशिएंट से हम कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 6 = कितना आ गया, 12 आ गया, ये आ गया। अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 के फैक्टर कर दो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। फैक्टर आपके ये आ गए। और स्टेप 3 में अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में अब हमें ये करना है कि जो फैक्टर आए हैं इस 12 के, ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेप फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट से की, ठीक है। जो वैल्यू आई उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाला सेकंड स्टेप में। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारी मिडिल वाली टर्म है, एक्स वाली जो टर्म है, हमें अब यहाँ पर करना ही है कि इसमें से हमें वो फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम इस टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल आए। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो हमें इसके कोफिशिएंट को इस तरीके से तोड़ना है, इस -1 को इस तरीके से तोड़ना है कि जिसमें भी ये टूटेगा, जिन नंबर की फॉर्म में भी ये टूटेगा, उन नंबर का प्रोडक्ट
इसके इक्वल आए 12 के और उनका सम इसके इक्वल आना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि इस 12 के फैक्टरों का ऐसा सम हमें करना है जो कि इस x के कोफिशिएंट के इक्वल आए जिनका सम, और उनकी प्रोडक्ट इस 12 के इक्वल आए, यानी कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के टर्म के जो उनका मल्टीप्लाई आया है उसके इक्वल आए। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। देखो अगर मैं 2 2 जा 4 करूँ, 4 हो गया, और यहाँ पर मैं 3 ले लूँ, एक फैक्टर 4 ले लूँ, 2 2 जा 4 ले लूँ, और फिर मैं यहाँ पर एक फैक्टर 3 ले लूँ, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। और इनका सम क्या हो गया, देखो हमें सम करना है। सम करने का मतलब यहाँ पर यही नहीं है कि हमें यहाँ पर केवल ऐड ही करना है। सम का मतलब है हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करके या फिर एडिशन करके जिस तरीके से भी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट आ रहा है उनका सम कोफिशिएंट के इक्वल आ रहा है, हम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर -1 है, अगर मैं 3 में से -4 को माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, -1। और ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, इस एक्स का कोफिशिएंट है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है -x और यहाँ पर -2, इसका हमने यहाँ से ऐसे फैक्टर चूज़ किए कि जिनकी प्रोडक्ट तो इस 12 के इक्वल आई, ठीक है, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीपल के इक्वल आई, और इस 12 के फैक्टर्स का ऐसा सम जो कि एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आया। तो देखो 3 - 4 -1, और ऐड का सम का मतलब यहाँ पर यही नहीं है कि हम केवल ऐड ही करना है, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर इस तरीके से तोड़ना है उनको फैक्टर्स को कि एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 6x² माइनस एक्स, -1 इसका कोफिशिएंट, तो -1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ -3x माइनस का 4x, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1x, सॉरी प्लस का 4x आएगा। तो -3x प्लस 4x इक्वल, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, +3x माइनस 4x -2। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। देखो यहाँ पर ये 2 है, ये तो आपको एज इट इज लिखना है। हमने यहाँ पर केवल 12 का इस्तेमाल केवल इसलिए किया है ताकि हम इसके कोफिशिएंट को इस फॉर्म में तोड़ सके, ठीक है। हमने यहाँ पर केवल इसकी जो हमने प्रोडक्ट की है स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का काम केवल इसके कोफिशिएंट को तोड़ना है, ठीक है, किसी फॉर्म में एक्चुअल समेशन फॉर्म में तोड़ना है इन दोनों का काम, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -x की जगह, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसकी जगह जो भी हम वैल्यू समेशन की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपकी ये रहेगी जो आपकी क्वेश्चन में है, ताकि आप पता चला आप यहाँ पर 2 की जगह 12 रख दो, नहीं, इसका काम केवल इतना था, ठीक है। स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड का काम केवल इतना था कि हमें इसके x के कोफिशिएंट को समेशन फॉर्म में तोड़ना था, ठीक है, आइदर सब्ट्रैक्ट करके आइदर ऐड ऑन करके। हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके इसको तोड़ दिया, -1 को 3x माइनस 4x, ठीक है, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के इक्वल भी आएगी। अब यहाँ पर स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में एक बात ध्यान रखना कि अगर स्टेप 3 भी आपका सफल हो जाए, मतलब कि तुम्हें अगर ऐसे फैक्टर मिल जाए कि जिनका सम इस 12 के इक्वल है, या फिर कोई भी अदर वैल्यू हो कि कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाली टर्म के स्क्वायर वाली वेरिएबल के टर्म के मतलब जो उसका कोफिशिएंट है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ भी जाए और उसका सम एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब स्टेप 4 में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, और यहाँ पर क्या बचा 2x + 1, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आया -2, और यहाँ पर क्या बचा 2x + 1। ध्यान रखना जब भी हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो स्टेप 4 ये कहता है कि ये और ये यहाँ पर सेम होना चाहिए। जो भी आप यहाँ से और यहाँ से कॉमन लोगे यहाँ पर टर्म सेम बचनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि फैक्टर्स का ऐसा सम, ठीक है, जो कि समीशन भी आ गया और उसका प्रोडक्ट कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीपल के इक्वल भी आ गया, ठीक है, और आगे जाकर के ये टर्म सेम नहीं हुई, तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर आपको कोई अदर फैक्टर यहाँ से चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे लेट कर लो, जैसे 4 × 3 12 तो आ गया था, और सपोज कर लो आप थोड़ी देर के लिए कि 3 में से -4 करके -1 ना आता, यानी कि इनका समेशन फॉर्म यहाँ पर मतलब टूट जाता। सॉरी 3 - 4
इनका समीशन -1 की फॉर्म में आ जाता। और यहाँ पर सपोज कर लो कि यहाँ पर 2x + 1 ना बन पाता, ये दोनों सेम टर्म ना बन पाती यहाँ पर सेम टर्म, तो तब भी ये मेथड क्या हो जाता, फेल हो जाता। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 4 और 3 को यहाँ पर कंसिडर ना करके फिर हम यहाँ से कोई और फैक्टर्स के लेते। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या क्या समझाया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोफिशिएंट जो x² का कोफिशिएंट है या फिर स्क्वायर वाली वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करनी है स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, और स्टेप सेकंड में हमें फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके फैक्टर निकालने हैं। स्टेप थर्ड में उसमें से ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिनका समेशन जो ये मिडिल वाली टर्म है, जो x वाली टर्म है जिसकी पावर 1 है, उसके कोफिशिएंट के इक्वल आए। ठीक है, और स्टेप 4 में ये भी होना चाहिए कि जब हम वो फैक्टर चूज करेंगे स्टेप थर्ड तक आने के बाद यहाँ पर जब भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सेम टर्म बचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि फैक्टर का जो समीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जैसे यहाँ पर 4 × 3 12 भी आ रहा है और 3 में से -4 कर दो। ठीक है, तो x की कोफिशिएंट के इक्वल भी आ रहा है उसका समीशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2x + 1 नहीं बनता, यहाँ पर दोनों जगह अगर सेम टर्म नहीं होती यहाँ से कॉमन लेने के बाद, तो तब भी आपका ये मेथड क्या हो जाता, फेल हो जाता। ठीक है, अब देखो इससे आगे हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से 2x + 1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा 3x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको 0 के इक्वल ले रखा है, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि है तो ये इसी की फॉर्म में, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आएगा 6x² - x - 2 = 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। क्यों, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। या तो ये 0 रहा होगा तब ये पूरा 0 होगा, या फिर ये 0 रहा होगा तो तब ये पूरा 0 आया होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो 1 बाई 1 इन दोनों को क्या लिख देंगे, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -½ ठीक है, क्योंकि -1 इधर जाएगा, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो -1/2, और यहाँ पर ऐसे ही 2 इधर चला जाएगा और 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 2/3, और ये 2 इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे इसके रूट्स। अब जब आप x की वैल्यू -½ और x की वैल्यू 2/3 इसमें रखोगे इक्वेशन में, तो ये इसको 0 दे देगा। x के पहले इस पर इन दोनों को 1 बाई 1 पुट करके देखो तो आपको ये 0 वैल्यू दे देगा इस इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप मैंने बताई है, याद रखना। और हाँ, एक बात और, इनको केवल पेपर में ही रफ कॉपी में यूज़ करना। स्टेप फर्स्ट को, स्टेप सेकंड को केवल रफ कॉपी में यूज़ करना, पता चलो आप वहाँ पर पेपर में इनको भी निकाल लो, नहीं, ये तो केवल समझाने के लिए है। आपको रफ कॉपी में कर लेना है और ऐसे फैक्टर को चूज़ करना है जिनका सम x के कोफिशिएंट के इक्वल आए। ठीक है, तो देखो 1 बाई 1 स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बताया, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई स्क्वायर वाली वेरिएबल की कोफिशिएंट में करनी है, और जो वैल्यू आएगी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालने हैं, और फिर उसमें से ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिसके फैक्टर का सम x के कोफिशिएंट के इक्वल है, या फिर x से जब कोई भी वेरिएबल हो, बस उसकी पावर 1 है ना, यहाँ पर हाँ इसकी पावर 1 है, बस ध्यान रखना इसकी पावर 1 है तो इसके कोफिशिएंट के सम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और फिर स्टेप 4 में आपकी ये यहाँ पर जो टर्म है सेम होनी चाहिए यहाँ से कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अगर स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप थर्ड राइट हो जाते हैं, ठीक है, आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि सही सही वैल्यू आपकी आ जाती है कि स्टेप फर्स्ट में प्रोडक्ट भी ले लिया और अपने प्राइम फैक्टर जैसे मेथड भी निकाल लिया, और इसके फैक्टर का ऐसा सम भी, आपको ऐसे फैक्टर भी मिल गए जिनका प्रोडक्ट 12 के इक्वल आया और उनका सम x के कोफिशिएंट के इक्वल आया। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर कॉमन लेने के बाद ये सेम टर्म यहाँ पर नहीं बनी, तो आपका मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू आपकी फिर वहीं की वहीं फेल हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, सम के साथ साथ यहाँ पर कॉमन टर्म भी बननी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद x की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, तो ये आपके हो जाएंगे सॉल्यूशन, या फिर रूट्स, या फिर जीरोस कह लो, रूट्स कह लो, या फिर सॉल्यूशन कह लो, बात एक ही है। तो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ये था जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में बताया और स्प्लिटिंग टर्म मेथड के बारे में आपको बताया। ठीक है, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इस मेथड में कुछ भी अभी तक डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करना, आपको आंसर जरूर देंगे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के क्लासमेट्स को
और आसपास आपके जितने भी बच्चे होंगे उनको शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।